नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या आपकी मेंटोर और गाइड स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के तहत हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आप तक फिल्टर करके सिर्फ और सिर्फ उन कंटेंट्स को ही पहुंचाएं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन को यदि आप और कॉम्पैक्ट, पावरफुल और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ सीडी यूट्यूब डेली रिचुअल्स पर, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ प्रोग्राम्स जिसके तहत हमारी कोशिश है कि आपकी तैयारी हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू लेवल तीनों ही लेवल्स पर कॉम्पैक्टफुली कॉम्प्रिहेंसिवली करा सकें। तो इन प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए एमसीक्यू सेशन, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे स्ट्रैटेजिकली, कैसे तिकड़म लगाकर और कैसे एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको हम फैक्टफुली कैसे देखें या उनकी अप्रोच क्या रखें। इसी के साथ साथ हमने मेंस और प्रीलिम्स दोनों को कंबाइन करके आपके लिए हम डेली बेसिस पे 4 मेन प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है ब्रेकिंग न्यूज़ या बर्निंग इश्यूज प्रोग्राम, जो कि अंजुम सर लेते हैं। सेकेंडली हमारा एडिटोरियल और ओपेड एनालिसिस है, जो कि सिद्धार्थ सर के अंडर है, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे आप एडिटोरियल को अप्रोच करिए और अपने पूरे पूरे समय को बचाते हुए कम टाइम में पूरा एडिटोरियल कैसे कवर करना है, वो आपको बताते हैं और पूरा एनालिसिस देते हैं कि आज के एडिटोरियल में खास क्या है। इसी के साथ साथ हमारा थर्ड प्रोग्राम है स्पेसिफिक करंट अफेयर एनालिसिस, जहां मैं आपको बताती हूं आज के मेन करंट अफेयर्स के बारे में, मेन न्यूज़ हेडलाइंस के बारे में, और उस पर्टिकुलर न्यूज़ हेडलाइन से रिलेटेड क्या इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्या वो चीज़ें हैं जो हमें एग्जाम के नज़रिए से देखनी है और क्या चीज़ें जो हमें एलिमिनेट कर देनी है, उसका भी हम डिस्कशन करते हैं। एंड लास्टली हमारा आता है एक्सप्लेनर, जिसमें दिया जाता है आपको टॉपिक रिलेटेड इंसाइट और एनालिसिस, और ये टॉपिक्स स्टैटिक और करंट पोर्शन किसी भी एरिया से हो सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू लेवल पर ला रहे हैं आपके लिए वीकली वेबिनार्स, जहां पर आपकी मुलाकात होती है यूपीएससी सीएससी टॉपर्स से, जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की, क्या क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने अपनाई, क्या क्या सोर्सेज यूज़ किया, ऐसे राइटिंग का क्या तरीका था, पूरे के पूरे नोट्स रिवीजन का क्या तरीका था, और आपके थ्रू हम इन तक पहुंचाते हैं आपके ही क्वेश्चंस, जिससे आपको और बेटर एनलाइटमेंट मिल सके पूरी जर्नी को कवर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हम आपकी मदद कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले न्यूज़ पर देखते हैं आज की खबर में क्या ऐसा खास है। तो हमारी पहली न्यूज़ कहती है डॉक्टर साउथ अफ्रीकन नेशनल इंडियाज फर्स्ट केस ऑफ ओमिक्रॉन। और अभी अभी जस्ट अभी मेरे फ़ोन पर कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ फ्लैश हुई है कि दिल्ली में भी एक केस मिल गया है ओमिक्रॉन का। ये जो केसेस थे दोनों ही हमारे ये कर्नाटका में मिले हैं, जहाँ पर एक तो डॉक्टर हैं, ठीक है, और जो दूसरे हैं वो साउथ अफ्रीकन नेशनल के सदस्य हैं, ठीक है। 66 ईयर ओल्ड नेशनल हैं ये और 46 ईयर ओल्ड डॉक्टर हैं। जीएस पेपर 3 का हमारा ये इशू है। कहाँ का है? जीएस पेपर 3 से बिलोंग करता है। ओके। थर्ड वेरिएंट की बात की गई है ओमिक्रॉन, जो कि बहुत चर्चा में है, और इंडिया का पहला केस, पहले 2 केस कह लीजिए या पहला केस कह लीजिए, वो उभर कर सामने आया है। और इंसाकॉग ने इसकी पुष्टि की है कि जी हाँ, ये ओमिक्रॉन से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है इस पूरी खबर से रिलेटेड कि भाई साहब इंसाकॉग क्या है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सिम्टम्स पाए गए हैं इन फर्स्ट 2 केसेस में, वो थे हमारे फीवर और बॉडी एक के सिम्टम्स, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ थी। चलिए अब इस न्यूज़ को हम देखते हैं कि इस न्यूज़ से इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो सकता है। ओके। तो आप देख सकते हो ये इंसाकॉग के बारे में है कि ये सबसे पहली चीज़ कि इसको डेवलप किसने किया, एस्टैब्लिश किसने किया था, तो वो हमारी मिनिस्ट्री थी, डीबीटी इंस्टीट्यूशन था, सीएसआईआर था और आईसीएमआर था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। देन आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सीएसआईआर तो है ही, और आईसीएमआर भी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च।
और क्यों ये इंसाकॉग वो किया गया था? इट इज़ फॉर टू एसेस SARS-CoV-2 वायरस वेरिएंट फ्रॉम इंडियन पेशेंट्स। ओके। Thirdly, continuous genome surveillance link with epidemiological surveillance and clinical correlation, ये भी ये कर रहे हैं। और चौथे लेवल पर ये कर रहे हैं, it covers entire country through 28 labs, okay, and 300 plus sentinel sites and network of हॉस्पिटल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने पूरे जहन में रखना है इंसाकॉग से रिलेटेड। देखो, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में कि भाई कौन सा वेरिएंट था, राइट, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि इंसाकॉग के अंदर इनमें से कौन से फंक्शंस आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। ओके, तो प्रीलिम्स लेवल पर इस तरीके से ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब इसी खबर को कंटिन्यू करते हुए एक और खबर आज की आई थी, दैट इज ZyCoV-D टू बी लॉन्च्ड इन दी 7 स्टेट्स। ये भी GS पेपर 3 का ही टॉपिक है, राइट। और नॉट ओनली इट इज रिलेटेड विथ थर्ड वेरिएंट बट ऑल्सो विथ COVID-19 की पूरी सिचुएशन से। ओके, और जो हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण जी, उन्होंने ये कहा है कि, उन्होंने कहा नहीं एक्चुअली उन्होंने बोला है, ये 7 जो ऐसे स्टेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। उनको बोला है कि भाई आप अपने अपने स्टेट्स में जो हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कराइए और तत्कालीन मीन्स इमीडिएटली जो है वहाँ पर 3 डोज वैक्सीन जो हमारी है ZyCoV-D उसको जो है लागू कराइए, उसके डोजेस दिलवाना शुरू कराइए। अब वो 7 स्टेट्स हैं कौन से, यहाँ इंपॉर्टेंट मुद्दा फंसता है। तो आप देख सकते हो जो हमारी सब हेडिंग थी ना आज के न्यूज़ की, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, यूपी और वेस्ट बंगाल, ये वो 7 स्टेट्स हैं जहाँ पर ZyCoV-D को इम्प्लीमेंट करने की, उसके डोजेज शुरू करने की हिदायत दी गई है। ओके, और इसके साथ साथ जो है जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने अपनी एक रिलीज में ये भी कहा है कि नेशनल ट्रेनिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ZyCoV-D हैज़ बीन कंप्लीटेड। ट्रायल जो है वो एक तरह से हो चुका है और ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है कि कैसे ZyCoV-D को पेशेंट्स तक पहुंचाना है। अच्छा, इस पूरी न्यूज़ में एक और मुद्दा यहाँ इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, हर घर दस्तक नेशन वाइड COVID-19 वैक्सीन प्रोग्राम। हम डिस्कस करेंगे अभी बिल्कुल कि क्या है। चलिए देखते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। सबसे पहले ZyCoV-D जो है उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जो ZyCoV-D है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की फर्स्ट प्लाज्मिड DNA वैक्सीन कहलाई है। ओके, तो प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है ये किसके अगेंस्ट, COVID-19 के अगेंस्ट, और इसको इमरजेंसी यूज में जो है लागू किया गया है। ओके, कि दिस विल बी गिवन फॉर द इमरजेंसी यूज, फर्स्ट प्लाज्मा से DNA वैक्सीन। अब इससे पहले जो प्लाज्मा से DNA वैक्सीन आई थी ना, वो एनिमल्स पर तो सही काम की, ठीक है, दे वर वर्किंग वेल ऑन द एनिमल्स, बट ह्यूमंस पर उनके रिजल्ट्स जो हैं वो नेगेटिव मिले, ठीक है, तो इससे उनको नहीं वो किया गया। अब है कि भाई कौन सी कंपनी है जिसने ZyCoV-D को लॉन्च किया, तो वो था हमारा जाइडस कैडिला, ठीक है। एंड जो ये वैक्सीन आई है इंडिया में बेसिकली, इसका जो सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो इसका रिलेशन है वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। अभी हमने इससे पहले भी देखा था DBT को इंसाकॉग से रिलेटेड, तो यहाँ पर ZyCoV-D जो है उसको भी इन पार्टनरशिप लिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। और इसी के साथ इंडिया जो है हमारी पहला देश बन जाता है टू डेवलप अ DNA वैक्सीन फॉर COVID-19, ठीक है। दूसरी चीज इससे रिलेटेड ये है कि जो जो ZyCoV-D है भाई, ये नीडल फ्री है, मींस सुई नहीं चुभोई जाएगी इसमें, ठीक है, देयर इज नो निडल इन दिस एंड दिस इज टू बी एडमिनिस्टर्ड इंट्राडर्मली, ठीक है। फार्मा जेट का यूज किया जा रहा है इसमें, और निडल फ्री एप्लीकेटर है ये, जिससे कि पेन नहीं होगा, सो दैट बच्चों को जो है इसके थ्रू इंश्योर किया जाएगा कि उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो, उनको वैक्सीन दी जा सके। ओके, तो ये जो वैक्सीन है इसके 3 डोजेस बेसिकली दिए जा रहे हैं, और पहला डोज तो दिया ही जाता है, दूसरा डोज जो है वो 28 डेज पर दिया जाएगा। ओके, और जो तीसरा डोज है वो 56 डेज पर दिया जाएगा। अब आपको मुझे ये बताना है कि वो इससे पहले कौन सी वैक्सीन थी जिसकी सेकेंड डोज जो है, उस वैक्सीन का नाम आपको मुझे बताना है जिसकी सेकेंड डोज 28 डेज पर दी जाती है। ओके, कौन सी वैक्सीन थी वो?
ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं इसका और क्या इंपॉर्टेंस है। सो जो प्लाज्मिड डीएनए प्लेटफॉर्म है, दिस अलाउज जनरेटिंग न्यू कंस्ट्रक्ट्स क्विकली टू डील विद द म्यूटेशंस इन द वायरस। जो वायरस की म्यूटेशन रेट है उस पर भी ये काम करेगा, और जो नए म्यूटेशंस डेवलप हो रहे हैं उनको भी, उनके अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं हमें इम्यूनिटी देगा, ठीक है। और इसको जो स्टोरेज किया जा सकता है, जो इसका सिंपल, बहुत सिंपल स्टोरेज है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इसकी स्टोरेज कर सकते हैं। जबकि इससे जो पहले वैक्सीन्स आई हैं उनके साथ ये नहीं है, उनको मतलब कोल्ड और स्टोर करना पड़ता है कोल्ड प्लेसेस पर, कोल्ड ठंडक उसमें काफ़ी उसमें, ठीक है। तो और ये 25 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर स्टेबल रह सकती हैं फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑफ टाइम, ओके। और कंपनी ने ये भी क्लेम किया है कि ज़ाइकोव डी वैक्सीन जो है, ये जो हमारा डेल्टा वेरिएंट आया था इससे पहले, जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई थी बेसिकली, उसके उस पर भी इफेक्टिव है। तो हम ऐसा ये कह सकते हैं कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो नए म्यूटेशंस हो रहे हैं, जो नए वेरिएंट्स आएंगे, उन पर भी ये ज़रूर काम करेगा, ओके। और नेक्स्ट हमारा जो इसी न्यूज़ से निकल कर आया था टॉपिक, हर घर दस्तक कैंपेन। यूनियन गवर्नमेंट की ये जो कैंपेन है हर घर दस्तक, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो हर घर दस्तक जो है, ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है जिससे कि ज़्यादा लेवल पर कवरेज किया जा सके वैक्सीनेशन को, ओके। और इसका, इनका एम ही है टू वैक्सीनेट एंड मोटिवेट एवरी इंडिविजुअल टू टेक बोथ द डोजेस। और अब शायद हो सकता है कि जो हमारी ज़ाइकोव डी है उसको भी इंटीग्रेट करें, तो 3 डोजेस की भी बात हो सकती है इसमें। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं सभी स्टेट्स में, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो डोर टू डोर जाकर, दे विल विजिट डोर टू डोर पीपल टू वैक्सीनेट पीपल एलिजिबल फॉर सेकेंड डोज एंड ऑल्सो दोज हु हैव नॉट टेकन देयर फर्स्ट डोज। मतलब जिन्होंने सेकेंड डोज, जिनकी पेंडिंग है, उनको भाई सेकेंड डोज दो, जिनकी फर्स्ट डोज पेंडिंग है उनको मोटिवेट करके उनको फर्स्ट डोज दो, ओके। एंड मोर देन 106 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन डोजेज इस काम के लिए एडमिनिस्टर की गई हैं पूरे देश को कवर करने के लिए। ये एक नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव है, किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड नहीं है, पूरे के पूरे देश के लिए है, ओके। ऑल्सो ओमिक्रॉन पर आप अगर कोई और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं 27 नवंबर को, जो कि गया था, ठीक है। न्यू वेरिएंट के बारे में हमने इसमें काफ़ी डिटेल में कवर किया है, ओके। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है 4 years ऑन ग्रैप येट टू इवॉल्व, ठीक है। ग्रैप की बात की गई है, जीएस पेपर 3 का अगेन इशू है। और ग्रैप क्या है, तो ग्रैप इज अ सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स टू बी टेकन टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। जो हमारा एयर पॉल्यूशन होता है, जो AQI हमारी खराब हो जाती है, उसको कवर अप करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए ग्रैप जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ग्रैप को नोटिफाई किया था यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने, कब, 2017 में, ओके। 2017 में इसको लाया गया था टू फाइट विद द एयर पॉल्यूशन। और हाल ही में आपने देखा होगा, न्यूज़ में था कि भाई कोर्ट ने जो है, जुडिशरी ने दिल्ली गवर्नमेंट से पूछ दिया कि भाई तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, तुम जो कर सकते हो करो, पॉल्यूशन को कर्व करो, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी डिजीजेस को न्योता दे रहा है कहीं ना कहीं ये जो हमारा गिरता हुआ AQI है और बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है, ठीक है। और ग्रैप के बारे में अगर हम देखें तो ग्रैप से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है आज के MCQ सेशन में, डालने की कोशिश की है, तो प्लीज़ उसको सॉल्व करिएगा। आज का जो MCQ सेशन हमारा लास्ट प्रोग्राम जाता है दिन का, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं ग्रैप से रिलेटेड, एक क्वेश्चन है, उसको प्लीज़ कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, ठीक है। और इसके साथ चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है ग्रैप के अंडर। सो ग्रैप के अंडर 4 लेवल पर बातें की जाती हैं, राइट। मॉडरेट टू पुअर, वेरी पुअर, सीवियर और सीवियर प्लस या इमरजेंसी लेवल। ये जो हैं हमारी 4 कंडीशंस हैं AQI से रिलेटेड, गिरती हुई कंडीशंस, ओके। और इनमें ये देखा जाता है कि जो हमारे पर्टिकुलेट मैटर है, अगर उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक है, लाइक फर्स्ट में अगर हम देखें तो 2.5 पर्टिकुलेट PM 2.5 जो है, अगर वो 61 से 120 तक है, या 101 से 350 तक है PM10, दूसरे में उससे नेक्स्ट लेवल, तीसरे में उससे नेक्स्ट लेवल, इन्हीं आधारों पर बताया जाता है कि भाई क्या स्थिति है एट प्रेजेंट एनवायरनमेंट की, कितना एयर पॉल्यूशन है, कितना नहीं है। तो उनके लिए मेजर्स बताता है, कौन मेजर्स बताता है, हमारा ग्रैप लेकर आता है इमरजेंसी मेजर्स। तो अगर मॉडरेट है तो वहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं
उनको यूज किया जाएगा। मैकेनाइज स्वीपिंग ऑन रोड्स की जाएगी, बैन ऑन फायर क्रैकर्स और स्टॉप गार्बेज बर्निंग। दूसरे लेवल पर अगर आप आएंगे तो स्टॉप यूज ऑफ डीजल जनरेटर्स, इंक्रीज बस एंड मेट्रो सर्विसेज एंड स्टॉप यूज ऑफ कोल या फायरवुड। तीसरे लेवल पर आएंगे सीवियर कैटेगरी जो है, तो वहां पर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैकेनाइज स्वीपिंग ऑफ रोड एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। अभी कुछ दिन पहले भी दिल्ली में पानी का छिड़काव हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल पर था। देन जितने ब्रिक क्लिन्स हैं, हॉट मिक्स प्लांट्स हैं, स्टोन क्रशर्स हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। देन बदरपुर पावर प्लांट को बंद किया जाएगा और उसके साथ साथ इंट्रोड्यूस कंसेशनल रेट्स टू एनकरेज ऑफ पीक ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़ को बढ़ाया जाएगा। और बुरी कंडीशन अगर आएगी सीवियर या इमरजेंसी की कंडीशन, जहां पर पीएम जो है वो मोर देन 300 हो जाता है, पीएम 2.5 और पीएम 10 जो है वो मोर देन 500 हो जाता है, और अगर 48 आवर्स या उससे अधिक के लिए यही सिचुएशन रहती है, तो हमारी सिचुएशन हो जाती है सीवियर प्लस या इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ द एनवायरनमेंट। और इस लेवल पर जो एंट्री है डीजल ट्रक्स की वो रोक दी जाती है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज रोक दी जाती है, ऑड इवन रूल को लगा दिया जाता है, और स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह स्पेशली स्कूल्स जो हैं उन्हें क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस हैं। यहाँ से आपको प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, कंडीशन दे देगा, लगा लो आपको सीवियर की 4 कंडीशंस पूछा है एग्जाम में, और इसमें से एक डाल देगा आपको सीवियर प्लस की, राइट। लाइक क्लोज शट डाउन बदरपुर पावर प्लांट की जगह आपको डाल दिया इंट्रोड्यूस ऑड एंड इवन। तो यहाँ पर ये आपको आइडेंटिफाई करने को प्रीलिम्स लेवल पर ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, ग्रैप क्या है, मैंने आपको बता दिया। सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। मुझे ये अच्छा लगा था तो मैं ये आपके लिए क्लिपिंग जो है मैंने उठा ली, तो इसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। और सीवियर और इमरजेंसी और वेरी पुअर कैटेगरी क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है पाइका रिबेलियन से रिलेटेड। ओके, पाइका रिबेलियन की न्यूज़ पहले भी कुछ 1-1.5-2 साल पहले भी आई थी, कोविड सिचुएशन से पहले वाले टाइम पर। जीएस पेपर 1 का हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है ये। देखो, बात ये हुई थी कि पाइका रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बना दिया जाए। ठीक है, और अभी जो न्यूज़ आई है वो ये कि इसको हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में डाला जाए, क्लास 8th की हिस्ट्री की उसमें बुक में। ठीक है, एनसीईआरटीज के अंडर। सो मीन्स अगर एनसीईआरटी के अंदर आ रहा है तो ये हमें भी पढ़ना ही है। हम तो खैर ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं पाइका रिबेलियन को, क्योंकि कुछ साल पहले ये न्यूज़ में था ऑलरेडी। अब पाइका रिबेलियन था क्या? सो पाइका रिबेलियन 1817 में एक आर्म्ड रिवॉल्ट था। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। और कहाँ हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? तो हुआ था ये उड़ीसा में, बाय दी पाइकाज ऑफ खुर्दा डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। हु वर द लीडर? द लीडर वॉज नन अदर देन बक्सी जंग बंधु विद्याधर, इनका पूरा नाम है। बक्सी जंग बंधु इनको कहा जाता है। ओके, और 24 दिसंबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प और कॉइन भी लॉन्च किया था पाइका रिबेलियन से रिलेटेड। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारी पाइका रिबेलियन से रिलेटेड जो हमें जाननी चाहिए। और जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको आप चाहो तो एक बार देख सकते हो कि वो कहता क्या है। ओके, नेक्स्ट न्यूज हमारी है स्टॉप नाटो एक्सपेंशन, रशिया टेल्स यूएस। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, पिछले कई दिनों से जो है ये न्यूज में टहल रहा है, हम लगातार देख भी रहे हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था हमारा बेसिकली नाटो से रिलेटेड, कल भी मैंने बात की थी, कल भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि भाई नाटो है क्या। ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली वो हमारा क्या कहता है और किस बारे में बात करता है। अगर आप देखें तो मैंने इसमें हाईलाइट भी किया है कि जो हमारे रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जेई लावरोव, उन्होंने यूएस सेक्रेटरी को बोला है जो एंटनी ब्लिंकन है कि भाई देखो, मॉस्को जो है उसे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ओके, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो इसको। एक तो भाई डायरेक्ट थ्रेट की बात की गई है। चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भाई देखो कहानी क्या थी, इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड क्या कहानी हुई थी। तो देखो, जो यूक्रेन है ना, कल भी मैंने आपको बताया था मैप के थ्रू, कल नहीं सॉरी परसों के न्यूज़पेपर में इसको हमने शायद कवर किया था कि यूक्रेन क्राइसिस, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की जो बात हुई थी, तो उसकी शुरुआत होती है कहाँ से? यूक्रेनियन रिवॉल्यूशन से, जिस पर लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए थे प्रोटेस्ट करते हुए। ठीक है, अब जो ये यूक्रेनियन रिवॉल्यूशन था,
ठीक है। इसका जेनेसिस कब हुआ, ये कब आया, तो ये उस टाइम पर आया जब यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। और ये सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट तब से शुरू है जब रशिया ने क्रीमिया को जाकर एनेक्स किया था 2014 में समवेयर। ओके। ये आपको पता ही होगा कि क्रीमिया को जो है रशिया ने एनेक्स कर लिया था। और 2014 ऑनवर्ड्स जो है ये पूरा क्राइसिस चला आ रहा है। ठीक है। और हुआ ये कि कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप भी बन गए। ओके। और जो नई गवर्नमेंट आई यूक्रेन में, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई हम इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कुछ हफ्तों में। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, राइट, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं सॉल्व हुआ। और इसलिए जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिबेल्स, दैट कंटिन्यूड हैपनिंग फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। ओके। दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं ब्लेम करते रहे कि आपकी वजह से नहीं हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा है। ओके। और पूरे वर्ल्ड को जो है, वर्ल्ड लेवल पर जो है, ये बात रियलाइज हो गई थी कि यार हमें ना ज़रूरत है अब इस पूरे इशू को, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की, एक सीज फायर होने की। ओके। इसलिए इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीज फायर फॉर फर्स्ट यूक्रेन, अ कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड। और इस कॉन्फ्रेंस को किया गया था मिन्स्क में, बिटवीन यूक्रेनियन गवर्नमेंट एंड सेपरेटिस्ट लीडर्स के बीच में। और जो पार्टीज थी ना, जो मतलब कुछ पार्टीज थी जो कि इस अग्रीमेंट की पार्टीज हुई थी, इस अग्रीमेंट में भाग लिए थी, वो थी हमारी रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन, रशियन फेडरेशन, डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक, लुगन्स पीपल्स रिपब्लिक, ये सारे कुछ एटसेट्रा और भी होंगे शायद। तो ये कुछ ऐसे नेशंस थे जो कि पार्टी थे मिन्स्क डील पर। अब आप मुझे ये बताइएगा कि मिन्स्क जो है ये कौन से देश की या कौन से कंट्री की कैपिटल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा मेरी एक वो है, आपको सजेशन है कि प्लीज इसकी ना लोकेशन एक बार देख लेना आप। ओके। अभी वैसे मैं आपको मैप में भी शायद मैंने दिखाने की कोशिश करूंगी मैं कि क्या है। वैसे तो परसों के उसमें मैंने आपको बताया भी था। ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा था इसका। और इसके बाद फिर ये भी हुआ था कि जो हमारा अभी रिसेंट में जो यूक्रेन है वो कोशिश कर रहा है नाटो का मेंबर बनने के लिए। क्यों? क्योंकि नाटो की ये थीसिस है कि भाई अगर किसी ने किसी एक कंट्री पर वो किया, हमला किया या उसका राइवल बना, दैट मीन्स कि वो पूरे के पूरे अलायंस का राइवल हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ है, इसको प्लीज़ आप एक बार, जो परसों की क्लास थी जिसमें मैंने ये टॉपिक लिया था, उससे कनेक्ट करके पढ़ना और नोट्स बना लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। ये पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा मुद्दा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से। ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि ये जो सारी सिचुएशन है ना, देखो दो चीज़ों से आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। पहली चीज़ तो ये कि भाई इम्पैक्ट क्या होगा। ओके। ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी चीज़ है ये कि कैसे ये सारी चीज़ें इंडिया को अफेक्ट कर रही हैं। मैंने ये भी बताया था अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कि भाई इंडिया जो है बहुत सेफ खेल रहा, अभी इंडिया शांत बैठा है, लो प्रोफाइल बन करके बैठा हुआ है। तो हाउ ऑल दिस सिनेरियो इज गोइंग टू हिट इंडिया, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द इंडिया। ओके। सो दिस वाज ऑल। इससे हाँ, ये देखिए, आप मैप देख लो एक बार। ठीक है। तो आप देख रहे हो जो ब्लू लाइन है ना यहाँ पर, दिस इज द यूक्रेन लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड जो रेड लाइन है ये इंसर्जेंट लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है। और जो ये येलो एरिया है बेसिकली, ये इंसर्जेंट कंट्रोल्ड एरिया, यानी सेपरेटिस्ट द्वारा जो है ऑक्यूपाई किया हुआ ये एरिया है। और ये जो लैडर टाइप से बने हुए एरियाज हैं, दिस इज द बफर जोन, 15 किलोमीटर वाइड ईच साइड। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। यूक्रेन है हमारा, रशिया है, और यूक्रेन का ये कुछ एरिया है। यहाँ पर नीचे जो है थोड़ा सा जाएंगे तो क्रीमिया वाला एरिया आता है जिसको रशिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ओके। और लोकेशन देख लो कि भाई कौन सी जगह कहाँ लोकेटेड है, लाइक डोनेट्स्क। ओके। देन नोवाजोवक्स। ठीक है। ये सारी लोकेशन जो है, लुहान्स्क, जो जो स्पेशली पार्टीज थे, ओके, उनको जरूर देख लीजिएगा आप कि भाई उनकी लोकेशन क्या है। क्योंकि लोकेशन में हमसे यही पूछता है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट,
कि इनको आप अरेंज करिए। तो मैच द फॉलोइंग करने के लिए भी कई बार पूछ देता है, या पूछ देता है कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनका सही है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना कि नॉट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बट दी डायरेक्शनल ऑर्डर, ठीक है, कि नॉर्थ तो साउथ अगर ये हैं तो कैसे हैं, ईस्ट टू वेस्ट कैसे हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है साइबर क्राइम से रिलेटेड। अगेन जीएस पेपर 3 का बहुत बड़ा इशू है ये, सिक्योरिटी के अंडर आता है। तो साइबर क्राइम जो है, दिस इज फॉर प्रोटेक्टिंग साइबर स्पेस इंक्लूडिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम अटैक, डैमेज, मिसयूज एंड इकोनॉमिक एस्पॉइनेज, ठीक है। और डेडिकेटेड साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस की बात की गई है आज की न्यूज़ में, और ये कहा गया कि भाई जो डेडिकेटेड पुलिस स्टेशंस हैं होंगे वो 15 डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, और जो यहाँ पर ऑफिसर्स होंगे जो जिनको कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए मतलब अपॉइंट किया जाएगा या कोऑर्डिनेट करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा, या जो भी उनके की रोल्स होंगे, बेसिकली उनको जो है डोमेन नॉलेज और ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये जो पूरा का पूरा साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो पुलिस स्टेशन स्थापित करने का जो स्कीम लाया गया, जो इनिशिएटिव लाया गया है, दिस विल ओनली मेक अ सक्सेस इफ वी आर गेटिंग डोमेन नॉलेज एंड ट्रेंड स्टाफ, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो यही बात की गई है, और कैसे क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है, ये सारी बातें आज के इस न्यूज़पेपर में की गई है। अच्छा, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है इसलिए चीज़ें बढ़ रही हैं क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स दी डिजिटलाइजेशन, ठीक है। डिजिटल ज़माना है, इंडिया जो है वो डिजिटलाइज हो रहा है। हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है आज की डेट में, और मैक्सिमम लोग जो है अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड और भी तमाम चीज़ें जो हैं वो फ़ोन के माध्यम से जो है करते हैं। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड इस पुलिस स्टेशन के अलावा और भी हमारे पास कुछ इनिशिएटिव्स थे, वो क्या थे उनको एक बार ज़रूर देख लेना। मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, साइबर स्वच्छता केंद्र, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड नेशनल साइबर पॉलिसी 2013। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों ही नज़रिए से। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए, ज़रूर देखते रहिए, और जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं कोशिश करिए उनका आंसर देने की। और अगर आपकी कुछ ऐसी न्यूज़ है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, या कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो प्लीज़ वो हमें बताइएगा कि हम कौन से वो टॉपिक्स हैं, उनकी लिस्ट आप हमें दे सकते हो कि भाई आप मैम ये कवर कर लो या सर ये कवर कर लो, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स को कवर करने की। कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे क्वेश्चंस का जवाब भी दे रहे हैं, हमसे बातें भी कर रहे हैं, अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं, जैसे हरि कृष्ण हैं, कुशाग्र गोयल हैं, नदीम भट्ट जी हैं, जिन्हें हमारे लेक्चर्स कैसे लगे वो भी उन्होंने हमें हम तक बताया है। देन शुभम है, डिटेक्टिव कोनन करके एक शख्स हैं, देन यूपीएससी 23 भागीरथी मोहंती, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं लगातार, कुशाग्र हैं, हमें आंसर्स भी बता रहे हैं। तो आप भी वेट मत करिए, हम तक अपनी बातें पहुंचाइए, अपने आंसर्स हम तक ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, लाइक अस एंड टाइप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, सो दैट जब भी हमारे इनिशिएटिव्स लाइव होते हैं आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप हमसे लगातार जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग विद अस। जय हिंद, जय भारत।